व्हाट्स द कैपिटल ऑफ राजस्थान? जयपुर, राइट? पर क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि जयपुर ही क्यों? वेल, इसका एक कारण है जयपुर का कछवाहा राजवंश, जिन्होंने अपनी राजधानी को राजस्थान की समस्त रियासतों में सबसे ज़्यादा डेवलप किया और यही कारण है कि आज ये राजस्थान की भी राजधानी बन सकी। पर क्या फ़ायदा जब इन्होंने मुगलों में अपनी बेटी ब्याह दी, मुगलों के गुलाम हो गए और खुद राजपूतों के खिलाफ ही लड़ पड़े। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं देन स्टे ट्यून्ड टिल एंड। ईयर 1576, हल्दी घाटी की युद्ध भूमि और आमने सामने खड़े महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह जी। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा सांगा और इन्हीं राजा मान सिंह जी के पूर्वज पृथ्वीराज कछावा ने एक साथ मिलकर बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था। तो आखिर इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इन्हीं के वंशज आज आमने सामने खड़े हैं? इसके लिए हमें जाना होगा ईयर 1562 में, जब इन्हीं मान सिंह जी के ग्रैंडफादर राजा भारमल ने मुगल बादशाह अकबर से संधि और टू बी मोर प्रिसाइज एक पॉलिटिकल अलायंस करी थी। राजपूतों की मुगलों से संधि, कितनी शर्मनाक बात है। और इज इट? वेल, ये कायरता नहीं बल्कि एक समझदारी वाली बात थी। सबसे पहले आपको संधि करने और अधीन होने में फ़र्क समझना होगा। अधीन होने का अर्थ होता है किसी की गुलामी करना, वो जैसा कहे वैसा करना। अधीन होने में आपके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की चॉइस नहीं होती है। वेयरएज संधि में एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो दोनों पार्टीज को मानने पड़ते हैं। जयपुर मुगलों के अधीन नहीं था, बल्कि उन्होंने सिर्फ मुगलों से संधि करी थी। चलो माना कि एक रिस्पेक्टेड संधि थी, लेकिन आखिर जयपुर ने एक ऐसी रियासत से संधि करी ही क्यों जो उनकी धर्म और संस्कृति के खिलाफ थी? और इसका जवाब है इसी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इन द थर्ड सीज ऑफ चित्तौड़, जब अकबर किला घेर कर बैठ गया था, इट वॉज वेरी मच एविडेंट कि इतनी विशाल सेना और मोर इम्पोर्टेंटली इतनी सारी तोपों से युद्ध जीतना असंभव था। इसलिए राज परिवार को अरावली की पहाड़ियों में भेज दिया गया था ताकि वह पुनः सेना निर्माण करके राज स्थापित कर सके। अब एक बार के लिए सोचिए कि यदि यह अरावली नहीं होती तो क्या होता। यही हुआ जयपुर के साथ। जयपुर के पास अरावली जैसा कोई नेचुरल फोर्टिफिकेशन नहीं था। उनके पास था तो खुली जमीन पर बना आमेर का गढ़, जो उस समय असला बारूद के आने के कारण इम्प्रैक्टिकल हो चुका था। ऊपर से जयपुर आगरा और दिल्ली जैसे मुगल कैपिटल्स के एकदम नज़दीक था। यह तो थी ज्योग्राफिकल कंडीशंस। अब आते हैं उस समय के पॉलिटिकल कंडीशंस पर। बाबर के हमले से पहले ऑलमोस्ट पूरा राजपूताना महाराणा सांगा के अंडर आता था। पूरे नॉर्थ ने उन्हें अपना एकमात्र हिंदू रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रखा था और उनकी हत्या के बाद यह एपिसेंटर खत्म हो गया और वहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। मेवाड़ की खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्टेबलाइज हो गई। इन कंडीशंस में जयपुर के पास अलायंस बनाकर युद्ध करने का ऑप्शन नहीं था। अब जयपुर के पास केवल दो ऑप्शंस बचे थे, या तो वह युद्ध कर ले या फिर संधि कर ले। अगर जयपुर युद्ध करना चूज करता तो अभी डिस्कस की कंडीशंस के हिसाब से जयपुर का राजवंश युद्ध करता करता विलुप्त हो जाता और पीछे बचती निहत्ती जनता। फिर क्या होता? फिर आम कत्लेआम और फोर्स कन्वर्जन जैसी घटनाएं होती। जयपुर का प्रत्येक मंदिर तोड़ा जाता और सभ्यता नष्ट हो जाती। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए जयपुर ने संधि चूज करी। अकबर जोधा विवाह को भी एक कलंक के रूप में देखा जाता है, बट द फैक्ट इज कि अकबर की बायोग्राफी अकबरनामा में उसकी अन्य पत्नियों के साथ जोधाबाई के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है, और वहीं उसके बेटे जहांगीर की बायोग्राफी में भी जोधाबाई नाम के किसी व्यक्ति का कहीं मेंशन नहीं मिलता। अब आते हैं राजा मान सिंह जी पर, जिन्हें इतिहास ने केवल अपने नाम का विरोधाभास बनाकर छोड़ दिया है। परंतु इनके समान दूरदर्शी और डिप्लोमेटिक शासक दूसरा न था। जब मान सिंह जी की पोस्टिंग अकबर ने काबुल में करी थी, वहाँ से आ रहे अफगान ट्राइब्स के डिस्टर्बेंसेस को रोकने के लिए तो उन्होंने न केवल वहाँ कंट्रोल एस्टेब्लिश करवाया, बल्कि साथ साथ यह भी इंश्योर किया कि भारत में घुसने के लिए फॉरेन इन्वेडर्स के पास कोई नैरो पासेस ना बच जाए। उन्होंने वहाँ रहते रहते मुगलों और अफगानों को ही आपस में लड़ा दिया, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते थे कि अगर ये दोनों ताकतें एक हो गई तो भारत का इस्लामाइजेशन कोई नहीं रोक सकता। सचमुच ये मान सिंह जी की एक चेकर्ड ब्रिलियंस ही थी कि उन्होंने मुगलों के साथ रहते हुए हिंदू इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम किया, जो वो शायद मुगलों के खिलाफ रहते हुए नहीं कर पाते। अफगानिस्तान के बाद मान सिंह जी को ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को पश्तूनों के अत्याचार से मुक्त करवाया। उससे पहले वहां पर जगन्नाथपुरी मंदिर बंद करवा दिया गया था, जो मान सिंह जी ने पुनः हिंदुओं के लिए खुलवाया। मुगलिया फौज जहाँ जहाँ भी जाया करती, वहाँ
हिंदू जनता पर अत्याचार करती और मंदिर तोड़ती, लेकिन मान सिंह जी ये कमान संभालने के बाद ही मेड श्योर कि ऐसा दोबारा ना हो सके। उल्टा वे मिलिट्री कैंपेन्स में जहाँ जहाँ भी जाते वह स्वयं मंदिर और घाट बनवा कर आया करते। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर और वाराणसी के कई से घाट इन्हीं के देन हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कायरतावश संधि करी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मान सिंह जी वॉज एन एक्सीलेंट वॉरियर। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 77 युद्ध लड़े और हल्दीघाटी के अतिरिक्त सारे युद्ध जीते थे। कहती थी कि सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजैन बो खांडो बेहाथ। कि मात सुनावे बालगान, माताएं अपने बालकों को सुनाती है खौफनाक रणगाथ। वो रण की खौफनाक गाथाएं माएं अपने बच्चों को आज भी सुनाती है। काबुल भूली नहीं अजय, काबुल अभी तक भी नहीं भूली है। वो खांडो, वो अपने हाथ में खांडे से लड़ा करता था, खंडा रखता था। बेहाथ, वो मान सिंह के हाथ और वो मान सिंह का खंडा काबुल अभी भी भूल नहीं पाई है। अब नाम ले ही लिया है तो आते हैं हल्दीघाटी पर। इस युद्ध में मान सिंह जी स्टोरी टेलिंग के भेंट चढ़ गए। मासेस में हमेशा से यह धारणा रही है कि अगर कोई कहानी है तो उसके दो पहलू होंगे, हीरो और विलेन। महाराणा प्रताप हमारे हीरो हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उनके सामने जो खड़ा है वो विलन ही होगा। किदवंती है कि जब महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में चेतक युद्ध भूमि से दूर ले जा रहा था, तब मान सिंह जी ने उनका पीछा करवाने से मना करवा दिया। दूसरा इंसिडेंट ये है कि जब मोही के युद्ध में भाटियों ने मुजाहिद बेग पर हमला करा, तब मान सिंह जी वहां से बस कुछ 20 मील दूर थे। मुजाहिद बेग ने जब मान सिंह जी से मदद मांगी तो उन्होंने उसका मैसेंजर ही मरवा दिया था। राजा मान सिंह जी एक सच्चे हिंदू, क्षत्रिय और राष्ट्रवादी शासक थे। इनका प्रत्येक निर्णय हमेशा अपनी जनता और धर्म के लिए लिया गया था। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है प्रजा पालन, और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने वाले व्यक्ति पर वो लोग टिप्पणी करते फिरते हैं जिनसे खुद का 4 लोगों का परिवार नहीं संभलता। खैर, ये तो जनता है, इसने तो स्वयं राम जी को भी नहीं बख्शा था, ये तो फिर भी राम जी के वंशज हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जयपुर के कच्छावा उतने ही वंदनीय हैं जितने मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, दक्कन के मराठे और पंजाब के सिख वंदनीय हैं। अगर आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे शेयर ज़रूर करें और ये सत्य अन्य लोगों तक पहुँचाएँ। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होगी। मैं जल्द लौटूंगा अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन, जय हिंद जी की।